नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, 2 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए। इसके पीछे के 2 रीजन था। पहला रीजन ये था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी बेटा, इसलिए मैं वीडियो को नहीं बना पाया। लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर दिन लग रहा है, तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और पेपर नंबर 3 कराने वाले हैं अकाउंट का पेपर नंबर 3, और उसे हम डिटेल में समझेंगे। और सेक्शन सी जो है बेटा कराने वाले हैं, जो 12 नंबर में आता है। राइट। कितने नंबर में आता है? 12 नंबर में आता है। और इसमें से कोई भी 4 प्रश्न करना है आपको। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। राइट। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, उस सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 31, पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 की हमारे पास बुक पड़ी है। इसमें से हमें निकालना है चैप्टर नंबर 1 निकालना है। क्या निकालना है? चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 31 पे। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 10वां। ये रहा। यहाँ पर रघुवीर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दर्शी। कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन हमारा हिंदी में होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा हिंदी में क्या है बेटा? रघुवीर की अंतिम पूंजी आपको कितना दिया? 80,000 दिया है। और जबकि आहरण आपको दिया है बेटा 12,500, और जबकि लाभ आपको दिया 17,800। तो आपको प्रारंभिक पूंजी निकालना है और साथ में ब्याज भी निकालना है 6% दर से। तो अब सबसे पहले जो जो चीज दिया है आपको, क्या क्या दिया है सर? अंतिम पूंजी दिया है, आहरण दिया है, और लाभ आपको दिया है। वो लिख दो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैसे निकालना है तो बेटा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन अगस्त 20 में पूछा गया बेटा क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में समझ लो। क्वेश्चन में दिया था अंतिम पूंजी क्या है, और आहरण दिया था, लाभ दिया था, और वार्षिक दर भी दिया है आपको। आपको प्रारंभिक पूंजी निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक पूंजी आपको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी का ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर प्रारंभिक पूंजी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान से समझिए। प्रारंभिक पूंजी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। फिर से याद रखना बेटा, प्रारंभिक पूंजी का जो सूत्र होता है वो अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ करना है। तो अंतिम पूंजी कितना दिया आपको? 80,000, प्लस आहरण कितना दिया है? 12,500, और लाभ कितना दिया? 17,800। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 74,700 मिलेगा। अब जो प्रारंभिक पूंजी है इसके ऊपर आपको 6% ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी के ऊपर बोला इसमें 6% ब्याज निकालो। तो प्रारंभिक पूंजी और 6%, तो 6/100। तो 74,700 गुणे 6 भागे 100 करोगे तो आपको मिलेगा 4,482 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर दर्शी दर्शी की जो पूंजी है बेटा, पूंजी पर ब्याज से जो है, दर्शी की जो पूंजी पर ब्याज है बेटा, वो कितना होगा? 4,482 रुपये होगा। इस तरीके से लास्ट में आपको आंसर भी लिखना रहेगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको प्रारंभिक पूंजी और इसके ऊपर ब्याज निकालना आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाए तो सो प्लीज बेटा पहले क्वेश्चन को, इसलिए बोलता हूँ ना कि पहले आप क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में करना क्या है पहले वो देखो, फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्मूला लगाना है बेटा। इजी सवाल, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर आप समझ जाओगे ना तो वो आपके लिए और आसान हो सकता है। राइट। चलिए आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? ये रहा। इसका हिंदी देखो, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 141, चैप्टर नंबर 4, और पार्ट 1। इन पार्ट 1 की अकाउंट निकालो, उसमें पेज नंबर 141 निकालो। और यहाँ पर ये देख सकते हो बेटा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, खाली नाम चेंज किया गया बस। यहाँ पर स्नेहा और वात्सल्य है, और यहाँ पर अलय और संकेत है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन के मतलब है और उसका हिंदी से मतलब है। तो अलय और संकेत एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनके बीच में लाभ हानि का अनुपात आपको दिया 2:1। तो रोज में पीढ़ी की वही दिया है, बकिया दिया है। तो उसमें हमें क्या करना है? रोज नामचा लिखना है बेटा। कैसे? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है,
अच्छे से पढ़ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, लाभ हानि खाता दिया है, अनामत फंड दिया है, कारीगर लाभांश फंड, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। और उसमें बोला कारीगर अकस्मात मुआवजा के फंड के सामने कारीगर का जो अमाउंट है वो 6,000 रुपया दावा करना चुकाना बाकी कर रहे हैं, मतलब 6,000 रुपया चुकाना बाकी भी है। तो हमें उसमें क्या करना है, जो पीढ़ी के एकत्रित लाभ है हानि है उसको हमें क्या करना है, रोजनामचा लिखना है। प्रविष्टि मतलब रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे, पहले हम आपको वो चीजें समझा देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना एग्जाम में, तो करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देना, अगर लाभ हानि की उधार बाकी दिए ना उधार, तो जो उधार दिया उसको जमा कर देना। तो लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, जमा। और उधार किसको करोगे, नाम लिखा होगा यहाँ पर, क्या नाम लिखा है, स्नेहा की पूंजी खाती और वसीली की पूंजी खाती। तो पहली एंट्री कैसे करोगे, देखो ये रहा, पहले रोजनामचा का फॉर्मूला बना दो। ठीक है, स्नेहा और वसील लिखकर क्या निकालना है, खाता, यानी कि रोजनामचा लिखना है। तो पहली एंट्री, तो लाभ हानि खाता यहाँ पर क्या दिया, उधार दिया ना, तो हम क्या करेंगे, जमा। लाभ हानि खाता जमा कर दिया 18,000, और स्नेहा की पूंजी खाता और वसीली की पूंजी खाता आपको क्या करना है, उधार करना है। अब ये जो 18,000 है ये कौन से अनुपात में बटाए, तो 18,000 को 2:1 में क्या करना है, बांटना है। 18,000 को 2:1 में क्या करना है, बांटना है। तो कैसे बांटोगे, मैं आपको समझा देता हूँ, देखो बांटने का तरीका देखो। 18,000 लिख दिया, 2:1, तो भाग देंगे कितना, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3, 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और गुणे करेंगे 2, सॉरी 18,000 भागे 3, गुणे करेंगे 2, तो एक का आंसर आ गया आपका 12, और दूसरे का निकालना, एक था आपके बराबर, तो दूसरे का निकल जाएगा 6,000। देखो 18,000, ठीक है, 18,000 भागे 3, 6,000 है। ठीक है, और दूसरे का आएगा 12,000, पहले वाले का आएगा 12,000, दूसरे वाले का आएगा 6,000। तो इन्हें बांटना तो आपको आता ही है ना, तो 18,000 को आपको बांट देना। अगर ना चला पता चले तो मैं बता दे रहा हूँ दूसरा तरीका, जैसे 18,000 गुणे 2/3, फिर दूसरा 18,000 गुणे 1/3। तो अब इसको बांट दोगे इसमें, तो एक का आंसर 12,000 आएगा, दूसरे का आंसर 6,000 आएगा। आई होप आशा करता हूँ आपको पहली एंट्री समझ में आ गई। दूसरी एंट्री पढ़ते बेटा, दूसरी एंट्री क्या लिखा है, तो दूसरी एंट्री आपको लिखा है बेटा यहाँ पर, दूसरी लिखा है बेटा यहाँ पर, चलो दूसरी एंट्री बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी एंट्री कितना लिखा है बेटा पहले देख लो। देखो अनामत फंड लिखा है, कारीगर लाभांश फंड को कभी भी बांटा नहीं जाता है, तो इसको कट कर दो, कारीगर लाभांश फंड कभी भी बांटा नहीं जाता है, याद रखना। तो तीसरा है अकस्मात वनौन, तो कैसे लिखेंगे, ये दोनों हमारा क्या होता है, जमा होता है। जो चीजें अनामत कोई भी फंड हो वो हमेशा जमा होता है, तो जमा हो तो इसको क्या करना है, उधार करना है। देखो अनामत भंडोल, भंडोल नहीं आएगा, फंड आएगा। अनामत फंड खाता उधार और कारीगर कसम मौजा फंड। अनामत फंड कितना दिया है, 27,000 दिया, और कारीगर कसम मौजा कितना दिया, 21,000 दिया। तो 21,000 में से 6,000 तो हमको दावा मिल रहा है, तो यानी 21,000 में से 6,000 बाकी है। तो कितना अभी चुका है उसने, अभी सिर्फ 15,000 उसने दिया है, बस 6,000 बाकी है। तो 21,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर 15,000 आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना क्या है, अब देखो बांटना कैसे, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले टोटल मारना, इन दोनों को टोटल मारो, टोटल मारो कितना होगा, तो 27,000 प्लस 15,000, ठीक है 42,000 होगा। अब 42,000 को बांट दो, 42,000 को 2:1 में क्या करो, बांट दो। तो 42,000 2/3, फिर 42,000 1/3, 2/3। तो पहले वाले का आएगा बेटा 28,000, फिर दूसरे का तुम 42,000 गुणे 1 भागे 3 करोगे, तो एक का मिलेगा 14,000। क्लियर हो बेटा। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व करना है। आई होप देख सकते हो बेटा कितना बढ़िया तरीके से समझाया गया है। आई इस तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्लियर बेटा, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर पूछना बेटा क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन के बीच में अंतर लिखना है बेटा। तो बेटा अंतर कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए बेटा, ठीक है, एकदम परफेक्ट वे में बड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया बेटा, आप टेंशन मत लो बेटा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं सत्यम सर बैठे ना बेटा, सब याद करवा देंगे, बस शांति से सुनते रहो, सब चीजें याद करवा दूंगी, ठीक है। पहला है साझेदारी का विसर्जन है, दूसरा है साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन है, ठीक है, ठीक है। साझेदारी का विसर्जन, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कैसे, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है अर्थ। तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन, तो साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन, जब भी नया साझेदारी का पुनर्गठन होता है ना, तब वहां पर उसका विसर्जन होता है। नहीं, साझेदारी का पुनर्गठन मतलब साझेदारी का विसर्जन। तो यहाँ पर साझेदारी पीढ़ी हमेशा के लिए अगर बंद हो जाए, यानी साझेदारी पीढ़ी अगर हमेशा के लिए उसका अंत हो जाए, यानी वो बंद हो जाए, तो उसे हम साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन किसे कहते हैं, साझेदारी पीढ़ी हमेशा के लिए बंद हो जाए तो इसे साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। पहला पॉइंट याद हो जाए। दूसरा, पीढ़ी का अस्तित्व। अब उस साझेदारी साझेदारी का विसर्जन में पीढ़ी का अस्तित्व हमेशा चालू रहता है बेटा, और इसमें उसका अंत हो जाता है। साझेदारी पीढ़ी में उसका अंत होता है, लेकिन साझेदारी के विसर्जन में वो क्या होता है, उनका अस्तित्व चालू रहता है। हिसाबी चौपड़े बेटा, इसमें हिसाबी चौपड़े चालू रहते हैं और इसमें हिसाबी चौपड़े बंद कर दिए जाते हैं। जितना टिक करो ना, इतना अगर काम कर लिए तो काम हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ा, अदालत का हस्तक्षेप। बाबू, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन में अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है, अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है, और यहाँ पर अदालत का हस्तक्षेप किया जाता है, अदालत का हस्तक्षेप किया जाता है और इसमें नहीं किया जाता है। असर, साझेदारी का विसर्जन में साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन ना हो। इसमें साझेदारी का विसर्जन हो सकता है लेकिन साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन नहीं भी होता है, और इसमें साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी का विसर्जन भी होता है। मतलब साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन होगा तो साझेदारी का भी विसर्जन होगा, यानी साझेदारी पीढ़ी का भी विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का भी विसर्जन, साझेदार का भी विसर्जन, साझेदारी पीढ़ी का भी विसर्जन, मतलब दोनों का विसर्जन हो जाए तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। और यहाँ पर साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन ना हो। तो 3 नंबर में पूछा है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना है, 3 नंबर पूछे तो 4 पॉइंट, 5 नंबर पूछे तो 7 पॉइंट, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, ये पॉइंट याद होगा ना तो ये अंदर का आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो। आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको इस चीज़ें समझ में आ रहा है। बेटा वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रहा हो तो बेटा उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि बेटा गले में इतना ठीक नहीं है और मैं सच बोलूँ तो पढ़ाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है बेटा, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं गाला के असाइनमेंट के पूरे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया बेटा, देखो ये आपको हिंदी मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 मिलेगा बेटा, चैप्टर नंबर 7वां बेटा, रिसर्च पार्ट 1 बेटा, ठीक है, पेज नंबर 311 है बेटा, पेज नंबर 311 है बेटा, ठीक है। तो चलो पेज नंबर 311 निकालता हूँ बेटा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 का चौथा है बेटा, क्वेश्चन 5 का चौथा क्वेश्चन ये रहा, बही में दर्शाई नहीं गई परंतु फिर भी विसर्जन के समय बिक्री का 50,000 रुपये मिले। बाबू अगर किसी सवाल में मिले शब्द मिले, इसका मतलब मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ आए तो क्या होगा, रोकड़ खाता उधार वसूली खाता जमा, ऐसे ही आपको करने का। लेकिन मिले शब्द दिखे तब, तो मिले मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मतलब आ रहा है, आए तो उधार जाए तो जमा, तो आ रहा है तो रोकड़ खाता उधार वसूली खाते का, वसूली खाता क्यों लिखा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विसर्जन है इसलिए। तो पहला रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का 50,000 50,000। देखो फॉर्मेट देख लो बड़ा एक बार, इस तरीके से रोल नंबर का फॉर्मेट बनाया जाता है, ठीक है। रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का, ठीक है, 50,000 50,000, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 का 5वां, तो 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लैपटॉप की कीमत आपका 35,000 है और जो एक साझेदार क्या है 25,000 रुपये में लेके जा रहे हैं।
तो सबसे पहले रोज नंबर क्या लिखोगे बेटा? एक तो लैपटॉप, लैपटॉप हमारी क्या होती है? संपत्ति है, और संपत्ति हमेशा क्या होती है? उधार। लेकिन विसर्जन के समय हम उसे क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो वसूली खाता उधार लैपटॉप खाते का 35,000, 35,000। और ये जो 25,000 है उसको कौन लेके जा रहा है? एक साझेदार लेके जा रहा है। तो साझेदार लेके जाएगा तो रोज नंबर क्या आएगा? साझेदार की पूंजी खाता उधार वसूली खाते का कितने में ले जा रहा है? 25,000 रुपए में लेकर जा रहा है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से रोज नामचा लिखना होता है। अब तीसरा रोज नामचा क्या है बेटा? तीसरा कौन सा है बेटा? देख लो बेटा, क्वेश्चन 5 का नौवा ये रहा। पीढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख बताए गए थे, लेकिन वही कीमत में मिलती है। तो यहाँ पर 1 लाख बोला है, किताब में दिया 2 लाख, तो कोई बात नहीं, हम 1 लाख के हिसाब से करेंगे। राइट, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना है बेटा? 1 लाख रुपए यंत्र की कीमत है। तो यंत्र हमारा संपत्ति, तो संपत्ति उधार होता है, लेकिन हम विसर्जन के समय उसको जमा करेंगे। तो वसूली खाता उधार यंत्र खाते का 1 लाख, 1 लाख। और जितना पैसा यहाँ पर मिला है उतना ही पैसा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, मतलब वापस मिल रहा है मतलब 1 लाख रुपया आ रहा है। आ रहा है मतलब रोकड़ आ रहा है, रोकड़ आया मतलब तो उधार। तो रोकड़ बैंक खाता उधार वसूली खाते का कितना? 1 लाख, 1 लाख। तो इस तरीके से बेटा आपका जनरल एंट्रीज मतलब रोज नामचा वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक्स काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको हर चीज आ जाएगा। अच्छा, अगर ये रोजनामचा अच्छी तरीके से सीखना है बेटा तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया, जाकर आप देख सकते हो। और अगर मान लो आपको ये सब चीजें आता है तो मैं जाते जाते आपको एक टेबल के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको सच में रोजनामचा सीखना है, आपकी दिल से इच्छा है बेटा, तो मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, वो टेबल अच्छे से पढ़ के चले आना, आपकी नैया पार हो जाएगी बेटा। सच बोल रहा हूँ, बहुत बहुत IMP बेटा, वो टेबल पढ़ के चले आना, बस काम हो जाएगा आपका। आपको रोजनामचा कभी भी भूलोगे नहीं, कभी लाइफ में कभी भी वो चीजें भूलोगे नहीं। ये वाला, ये वसूली खाता वाला जो टॉपिक है बेटा, इसको आप पढ़ लिए ना बेटा तो आपका सब काम पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति यहाँ पर उधार लिखा है ना बेटा, इन सभी को जमा कर देना, वसूली खाता उधार कर देना। और यहाँ पर जितनी भी चीज जमा है ना, इसको उधार कर देना, वसूली खाता जमा कर देना। तो इस तरीके से बेटा आपको काम करोगे तो डेफिनेटली बेटा बोल रहा हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए ये टेबल बेटा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना। जो चीजें यहाँ पर उधार है वो चीजें आपको जमा करना है, और उधार में क्या करोगे? वसूली खाता। और जो चीजें यहाँ पर जमा है इसको उधार करना है, वसूली खाता जमा करना है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है? काम करना है। ये टेबल बेटा अगर आपने कर लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपको सारे रोजनामचा ऑटोमेटिकली बताने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा बेटा। लेकिन पहले टेबल को तैयारी तो करो बेटा, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।